हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज का आपका टॉपिक है इन्फ्लेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये आपका लास्ट टॉपिक था, इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल, जो मैं आज कंप्लीट करा दूंगी और आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे इंडस्ट्रियल लॉज के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल लॉज आगे हम पढ़ेंगे। तो चलिए इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in an economy over a period of a time. Consequently, inflation reflects a reduction in the purchasing power per unit of a money, a loss of real value in the medium of exchange and the unit of account within the economy. अच्छा, वैसे अगर हम जनरली बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है कि प्राइस बढ़ जाना। महंगाई का क्या मतलब होता है? महंगाई का मतलब सामान की कीमतों में बढ़ोतरी होना, यानी आपकी जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो है वो प्राइस इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अगर वही मैं बात करूं आपसे, इन्फ्लेशन से ना, इन्फ्लेशन बढ़ने से परचेसिंग पावर घट जाती है। मैम, परचेसिंग पावर क्या होती है? परचेसिंग पावर यानी आपकी खरीदने की क्षमता। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पिछले 2-3 सालों के पुरानी बात करूं तो आप 100 रुपए में सपोज करिए 1 किलो एप्पल लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप 100 रुपए का 1 किलो एप्पल नहीं ले पाओगे, आप आधा किलो ही मिलेगा। यानी आपकी खरीदने की क्षमता घट चुकी है। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेसिंग पावर पर यूनिट रिडक्शन होता ही होता है। ये आपको याद होना चाहिए। फिर आता है आपका मेन कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। इन्फ्लेशन के 3 तरीके के टाइप्स होते हैं: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जो हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करती हूँ तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन डिमांड फॉर अ गुड्स और सर्विसेज इंक्रीजेस सो मच दैट इट आउटस्ट्रिप्स सप्लाई। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सामान या सर्विसेज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाना, लेकिन उतनी उसकी सप्लाई ना होना। ये तो होता ही ना, कोरोना में हुआ था आप लोगों के साथ। राशन की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, सैनिटाइजर की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, लेकिन सप्लाई नहीं थी। सप्लाई का मतलब इतना लोग ज्यादा मांग रहे हैं पर उनके पास है नहीं इतना देने के लिए। इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एज डिमांड इंक्रीजेज, sellers start selling out of the product and frustrate potential customers. The next step would be to produce more. जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सेलर क्या करता था भाई, इस केसेस में क्या होता है, डिमांड बढ़ रही है, अब लोगों को ज्यादा चाहिए, तो अब सामान तो ये लोग बना नहीं सकते। स्टेप तो यही होता है कि आप और ज्यादा प्रोड्यूस करो, और ज्यादा प्रोड्यूस करो, पर वो और ज्यादा प्रोड्यूस कर नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, उसी चीज की कीमत बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा हाउस टिकट, टिकट आप लोग खरीदने जाते हो अगर, तो वहां पे आपने देखा होगा कि पिक्चर की जो टिकट होती है, थिएटर में जो टिकट्स होती हैं, तो उसकी जो रेट है वो कितने डबल करके बेचे जाते हैं। अगर जो है, अगर पिक्चर हाउसफुल है या कुछ ऐसा है तो उसकी जो टिकट होगी वो आप लोगों को डबल रेट पे मिलेगी। क्यों? देखो, टिकट्स बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत बढ़ा देते हैं ये लोग। अब कोरोना में मास्क तो बढ़ा नहीं सकते, पर मास्क 10 रुपए का बिकते था, 50 का कर दिया। यानी जिस वजह से ये लोग प्राइस रेस कर देते हैं, इसी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। बल्कि होना क्या चाहिए कि मैम जितना ज्यादा डिमांड हो या प्रोडक्शन उतना करो, पर प्रोडक्शन नहीं करते ये लोग। प्रोडक्शन ना करने की जगह ये लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, प्राइस बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। इसीलिए इंक्रीज इन डिमांड टू कॉज इन्फ्लेशन। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है इसकी वजह से। पता है लोग खरीदेंगे खरीदेंगे, तो ये लोग डबल कर देते हैं उसका पैसा और खूब कमाते हैं। इसका जो रीजन है, सबसे पहले ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मैंने अभी बोला आपको, ब्लैक में सिलेंडर मिलते हैं, ब्लैक में टिकट्स मिलती हैं, तो यानी उसमें आपसे हाई चार्जेस लेते हैं, ज्यादा पैसे मांगते हैं और आपको टिकट देते हैं। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम भी एक रीजन है। डिस्पोजेबल का मतलब अगर आपसे टैक्स ना लिया जाए, कम लिया जाए, या आपके पास बहुत सारे पैसे बचे, तो लोग उसको ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लोग अगर 200 में भी टिकट मिल रही है, 200 की टिकट अगर 500 में मिल रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है, तो वो 500 में भी खरीद लेंगे। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और पॉपुलेशन इंक्रीज, इनकी वजह से भी डिमांड बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है बेटा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड तो बढ़ने ही बढ़ने वाली है। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज व्हेन अ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, रॉ मटेरियल और कैपिटल ड्राइव्स अप prices. The demand remains the same, but since there are a fewer goods or services, the supplier can change more per unit. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है, अब ये चीज हो रही है यहाँ पर कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो अब इनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कीमत भी तो बढ़ जाएगी ना बेटा। लेबर ज्यादा डिमांड करेंगे कि हमें ज्यादा वेजेस दीजिए, रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा,
क्योंकि देखो सप्लाई लेबर की सब लेबर नहीं है काम करने के लिए, शॉर्टेज हो चुकी है, रॉ मटेरियल नहीं है उनके पास सस्ता, तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मैम इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? अच्छा ये बता दें, मेरी कोई कंपनी है, मैं सपोज करिए टेडी बेयर बनाती हूँ, तो टेडी बेयर की कंपनी में लेबर्स जो है वो एक्स्ट्रा वेजेस मांग रहे हैं महंगाई की वजह से, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, भाई टेडी बेयर के लिए रुई महंगी हो गई है ना, रिबन्स महंगे हो गए हैं, लेबर महंगा हो गया है, मशीन्स महंगे हो गए हैं, तो भाई महंगा हो गया है, जब मुझे ही महंगा पड़ रहा है सब कुछ, तो टेडी बेयर मैं आपको सस्ते में बेचूंगी क्या? नहीं ना, मैं आपको डबल रेट पे आप टेडी बेयर बेचूंगी। जो चीज मुझे ही महंगी पड़ रही है, तो आपको तो मैं 500 की जगह 1000 वाला टेडी बेयर बेचने वाली हूँ। फिर से यहाँ पे प्राइस बढ़ गया देखो टेडी बेयर का। ठीक है, तो ये होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके रीजन मैंने आपको बताए हैं, वेजेस ज्यादा हो जाए, टैक्स ज्यादा देना पड़ जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, या मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा प्रॉफिट कम पड़ रहा है, मैं तो प्रॉफिट बढ़ाऊंगी। अगर मैं प्रॉफिट बढ़ाऊंगी तो फिर मुझे कीमतों का जो सामान की कीमत है उसको बढ़ा चढ़ा के बेचना ही पड़ेगा। फिर आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इट अकर्स व्हेन वर्कर्स एंड बिजनेसेस एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर। When this happens, workers demand higher wages to keep up with the rising cost of living, and businesses raise prices to cover their increased cost. This can create a vicious cycle where inflation feeds on itself. देखो बिल्ट इन इन्फ्लेशन जब होता है, जब वर्कर्स और बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेसमैन और जो वर्कर्स होते हैं, ये अंदाजा लगाने लगते हैं कि आगे महंगाई बढ़ेगी। जैसे आप लोगों को पता है कि आगे महंगाई बढ़ेगी, तो आगे महंगाई बढ़ेगी। इस चक्कर में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं कि अपने मालिक से कि आप हमारी सैलरी बढ़ाओ, क्योंकि आगे महंगाई बढ़ेगी, आप हमारी सैलरी बढ़ाओ, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़े। और जो बिजनेसमैन होते हैं, हम उन अगर वो सैलरी बेटा वेजेस बढ़ाएंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उस कॉस्ट कवर करने के लिए फिर उनको सारी चीजों के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये साइकिल चलती ही रहेगी। इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, सैलरी वेजेस बढ़ाते रहेंगे, वेजेस आते रहेंगे, यहाँ पे बिजनेस बढ़ाता रहेगा, ये गोल 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 घूमता ही रहेगा। फिर होता है इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, जनरल इफेक्ट पड़ता है, एक तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जनरल इफेक्ट की बात करूं तो एन इंक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ लेवल इम्प्लाइज अ डिक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी। अगर आपके कीमतों में चेंज आता है, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आता है, तो परचेसिंग पावर आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया ना, परचेसिंग पावर घट जाती है। The effect of inflation is not distributed evenly in the economy, and consequences there are hidden cost to some and benefit to others from this decrease in the purchasing power of money. देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, सबके लिए महंगाई एक जैसा काम नहीं करती, किसी के लिए फायदा भी हो जाता है, किसी के लिए नुकसान भी हो जाता है। वही ये वाली चीज बोली गई है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज में सबका ही नुकसान हो रहा हो, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फायदा भी होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, इफेक्ट ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सबसे पहले डेटर एंड क्रेडिटर। अगर मैं बात करूं बेटा, डेटर को फायदा है। अगर सपोज करिए, डेटर का मतलब जो उधार लेता है, मैंने किसी से उधार लिया, मैं डेटर हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड से ना 1 साल पहले मैंने उधार लिया था उसको 1000 रुपए, अभी मैं उधार लेती हूँ चलो 1000 रुपए, अब मैं कहती हूँ कि तुम्हें मैं ना अगली साल 1000 रुपए वापस कर दूंगी। अच्छा एक बात बताइए, अगली साल उस 1000 की वैल्यू बढ़ेगी नहीं महंगाई की वजह से, लेकिन मेरे को तो फायदा है ना, अगली साल भी मैं उसको 1000 ही वापस करने वाली हूँ, तो डेटर को फायदा हो गया देख लो महंगाई से। लेकिन नुकसान किसको हुआ मैम? नुकसान हुआ क्रेडिटर को, देने वाले को, क्योंकि देखो वो बेचारा 1000 दिया था तो उसको बदले में कम से कम 1500 तो मिलने चाहिए थे, भाई महंगाई भी तो है, लेकिन उसको 1000 दिया था उसने उधारी पे, उसको 1000 मिलेगा, तो क्रेडिटर को नुकसान है, यानी एक को फायदा एक को नुकसान। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई सबको ही नुकसान में लेती है, ऐसा जरूरी नहीं है। सैलरीड पर्सन होते हैं, सैलरी वाले पर्सन है, उनके लिए नुकसान है बेटा, क्योंकि उनके लिए तो हमेशा फिक्स सैलरी होगी ना, इस महीने 50,000 है तो अगले महीने भी 50,000 ही मिलेगी, तो इससे महंगाई को इन लोगों को नुकसान हो जाएगा। जो वेज अर्नर्स होते हैं, जैसे जो दिहाड़ी पर डे ऐसे कमाते हैं, उनको नुकसान हो भी सकता है, फायदा भी हो सकता है, उनको तो दोनों है, 50-50 है उनके लिए। फिक्स्ड इनकम ग्रुप जो होते हैं उनको भी नुकसान है, भाई जिनकी फिक्स इनकम है उनको भी नुकसान है। इक्विटी होल्डर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको फायदा होता है, क्योंकि उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, तो इनको फायदा है। बिजनेसमैन को फायदा है, और एग्रीकल्चरिस्ट को भी कह सकते हैं एक तरह का फायदा हो भी सकता है और एक तरह का नुकसान भी हो सकता है। देखो अगर फायदा हुआ तो ये लोग अपनी खेत जो अपने चावल गेहूं ये सारी चीजें अच्छे दामों पे बेच सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वही चीज मैं बताऊं, महंगाई की बात करूं, तो उधर उनको खाद लेने में, मशीन्स लेने में उनको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, महंगाई हो गई तो इनके लिए 50-50 रहने वाला है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के पॉजिटिव इफेक्ट। हर चीज मैंने अभी आपको बोला, महंगाई जरूरी नहीं कि खराब है, थोड़ी सी महंगाई जरूरी भी है, कहते हैं थोड़ी सी महंगाई जरूरी है, एकदम ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही महंगा हो जाए,
बट थोड़ी सी यहाँ पर महंगाई जो है वो पॉजिटिव भी होती है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। डिफ्लेशन, अब फॉल इन द प्राइस मैंने नेगेटिव इन्फ्लेशन इज वेरी हार्मफुल। When prices are falling, people are reluctant to spend money because they are concerned that price will be cheaper in that future. Therefore, they keep delaying purchases. देखो अगर डिफ्लेशन आ गया यानी प्राइस बहुत मंदे हो गए, तो आप लोग क्या करोगे? पता है, ह्यूमन नेचर ऐसा है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग टालने लगोगे। अरे और सस्ता होगा ना तो खरीदेंगे, और सस्ता होगा ना तो खरीदेंगे, और सस्ता होगा ना तो खरीदेंगे। इससे आप लोग अपने परचेज को डिले 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 करते चले जाते हैं। ये चीज बहुत नुकसान है, क्योंकि फिर प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अपने इंडिया में प्रोडक्शन ही नहीं होगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए थोड़ी सी महंगाई यहाँ पर सही बताई गई है। दूसरा है मॉडरेट इन्फ्लेशन इनेबल्स एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस। It may be difficult to cut the nominal wages, but if average wages are rising due to the moderate inflation, it is easier to increase the wages of the productive workers. देखो अगर थोड़ा बहुत महंगाई होती है तो इससे क्या है, वेजेस के जो वेजेस होते हैं, लेबर्स के जो वेजेस होते हैं, अगर वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, अगर महंगाई होगी तो उनको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, जिससे क्या है कि आप प्रोडक्टिव वर्कर्स के लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा कि भाई उनकी सैलरी, उनके वेजेस बढ़ जाएंगे। सैलरी अलग है, वेजेस अलग है, तो महंगाई से उनको फायदा है। इन्फ्लेशन कैन बूस्ट ग्रोथ। देखो एट द टाइम ऑफ वेरी लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी में भी स्टक इन रिसेशन। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे ना सारी चीजें, तो लोग खरीदेंगे नहीं, जिससे रिसेशन आ जाएगा, यानी मंदी आ जाएगी आपकी इकोनॉमी में। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, इससे ग्रोथ बढ़ती है। देखो भाई थोड़ी सी महंगाई होती है ना, महंगाई होगी तो जो हमारे बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो वो लोग नए नए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उसके लिए उन लोगों को एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, वर्कर की जरूरत पड़ेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। इस तरीके से ग्रोथ बताया है घूम फिरा के। अब आते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला मॉनेटरी मेजर्स होता है, जिसका मतलब होता है मनी इनकम को कम करना, जैसे क्रेडिट कंट्रोल, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, इश्यू ऑफ न्यू करेंसीज। अगर हम ये तरीका अपनाते हैं मॉनेटरी मेजर, जैसे रेपो रेट बढ़ा देना, अगर रेपो रेट बढ़ा दोगे तो लोन कम दिया जाएगा, लोगों को लोन कम दिया जाता है, ठीक है। रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो लोन कम दिया जाएगा, लोगों के पास लोन लेने के लिए मतलब इतना नहीं रहेगा कि लोग बहुत सारे पैसे ले। अब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, जैसे ब्लैक मनी वगैरह में खर्च नहीं कर सकते। करेंसी डीमोनेटाइजेशन, भाई अपनी पुराने नोट बंदी करके नई करेंसी इसको इश्यू करना, इससे भी इन्फ्लेशन को रोका जा सकता है। दूसरा मेजर होता है fiscal measures. Fiscal measures are effectively highly effective for controlling the government expenditures, personal consumption expenditure and private and public investment. देखो यहाँ पर फिजिकल याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आरबीआई करती है, फिजिकल पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट जो आपके ऊपर खर्चा करती है, आपके हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे जो खर्चा करती है, दैट इज योर फिजिकल मेजर्स। मॉनेटरी जो होते हैं बेटा, वो टोटली आपका क्रेडिट कंट्रोल होता है, जो पूरा बैंक से रिलेटेड है, जो आरबीआई कंट्रोल करती है। तो फिजिकल मेजर्स को जो है किस तरीके से सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, सबसे पहले सरकार को अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए, ज्यादा ज्यादा नहीं इतना करना चाहिए सरकार को खर्चा। पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम लोगों को भी ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना चाहिए कि हम भी अपनी जेब से सारा पैसा निकाल रहे हैं। प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स को भी कम अपने आप पे रोक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मत करो, यानी बेफालतू की चीजों पे खर्चा सरकार ना करे। टैक्स को बढ़ा दीजिए, जितना लोग टैक्स देंगे उतना कम खर्च कर पाएंगे। देखो लोगों का खर्च करने का मतलब यहाँ पे है कि लोग कम खर्च करेंगे ना, तो लोग अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे, तो लोग अपनी जेब से पैसा नहीं देंगे तो ब्लैक में चीजें नहीं बिकेंगी, करप्शन नहीं होंगे, है ना। आपको प्रोडक्शन करो, आप डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई होगी। इंक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स लोग अपने पास ज्यादा पैसा बचा के रखेंगे, वो बेटर है खर्च करने की जगह, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सरप्लस बजट है, स्टॉप प्रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लोगों को पैसा खर्च नहीं करना है। दूसरे मेजर्स भी होते हैं जिसमें आप सप्लाई को बढ़ा सकते हो और डिमांड को कम कर सकते हो, जैसे कि प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। मैंने अभी आपको बोला कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, मास्क अगर ज्यादा जरूरी पड़ रहे हैं तो और मास्क बनाइए, ये नहीं कि उसका ही प्राइस बढ़ा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा रैशनल वेजेस पॉलिसी भी अप्लाई, थोड़ा प्राइस को कंट्रोल करिए, राशनिंग करिए कि किस चीज पे हमें कहाँ कितना बनाना है, किस चीज का कितना प्राइस होगा। ये सारी चीजें आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की जो है वो बहुत सारी थ्योरीज होती है, डिफरेंट तीन तरीके की होती है। द मॉनेटरिस्ट बोलते हैं, इससे बोलते हैं क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, दूसरा बोलते हैं कीन्स की थ्योरी, तीसरा है स्ट्रक्चरल थ्योरी। वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। Quantitative theory of money. This refers to relationship between the national income estimated at market prices and the velocity of circulation of money supply. There is a positive relationship between the price level and the money supply. This relationship is presented using the equation MV is equal to PY.
तो यहाँ पर मनी सप्लाई की बात करी गई है। यहाँ पर बोला है क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के अंदर कि प्राइस लेवल और मनी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मैम डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उतने ही रेशियो से बढ़ेगी। अच्छा मैं आपसे एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर सपोज करिए कि एक छोटा सा गांव है जहां पर सिर्फ 10 पेन है बेचने के लिए। कितने हैं? सिर्फ 10 पेन है। ठीक है, 10 पेन है और लोगों के पास 100 रुपए हैं खरीदने के लिए। ठीक है, 100 लोग हैं और उनके पास 10 रुपए का एक पेन है, वो खरीदने के लिए है। 100 100 रुपए हैं लोगों के पास, लोग खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ कि सर अब 10 खरीद तो सिर्फ 10 ही लोग सकते हैं ना, खाली एक पेन। भाई एक पेन 10 रुपए का पड़ा तो ज्यादा लोग थोड़ा ना खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ, डिमांड ज्यादा है, बहुत लोग हैं खरीदने के लिए। अब सरकार ने वहां और पैसा दे दिया। सरकार ने वहां गांव गांव में किसी भी सब्सिडीज में या किसी भी थ्रू सबके बैंक अकाउंट में 100 100 रुपए और डाल दिए। तो एक बात बताओ, पेन तो 10 के 10 ही रह गए ना। पेन तो 10 के 10 ही रह गए, लेकिन मनी सप्लाई बढ़ गई है, यानी अब लोगों के पास 200 रुपए हो चुके हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? पेन तो बढ़ा नहीं सकते, अब 10 रुपए का पेन 20 रुपए में करना पड़ेगा। 10 रुपए का पेन 20 रुपए में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोला है कि देयर विल बी द प्रोपोर्शनेट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई एंड द प्राइस लेवल ऑफ द गिवन इकोनॉमी। मनी सप्लाई बढ़ेगा। अगर जैसे मैंने आपसे बोला 10% अगर मनी सप्लाई बढ़ा था तो 10% ही पेन के जो प्राइस है वो भी बढ़े थे, बराबर रेशियो में बढ़ते हैं। किसमें बढ़ते हैं? बराबर रेशियो में। इसीलिए जितना मनी सप्लाई आपका इंक्रीज हुआ है 10%, भाई 100 बढ़ गए तो 10% बढ़ गए पैसे सबके। तो प्राइस भी जो है वो पेन का वो भी 10% बढ़ा दिया गया, यानी इक्वल परसेंटेज में बढ़ते हैं ये चीजें, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इन्फ्लेशन जो हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि मनी सप्लाई बढ़ा दी गई है। क्या बढ़ा दी गई है? मनी सप्लाई बढ़ा दी गई है। नहीं देना था सरकार को और पैसा इन लोगों को, मनी सप्लाई नहीं बढ़ानी थी वहां पे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो चुका है। दूसरी थ्योरी आती है आपकी कीनिंसन की थ्योरी आती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कीन्स an increase in the general price level or inflation due to the increase in the aggregate demand which is over the increase in aggregate supply. If a given economy is at its full employment output level, an increase in the government expenditure, an increase in the private consumption, an increase in the private investment will create an increase in aggregate demand leading towards an increase in general price level. कीन्स ये बोलता है कि अगर आपने प्राइस लेवल बढ़ा दिए हैं या इन्फ्लेशन बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है सप्लाई से ज्यादा। ये तो है, हो ही रहा है, सप्लाई हो नहीं रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो आप सपोज करिए कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब सभी लोगों के पास नौकरी है, सबके पास रोजगार है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, सारे रिसोर्सेस अच्छी तरीके से यूज हो रहा है, सारे अच्छी तरीके से यूज हो रहा है। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है, गवर्नमेंट और पैसा मार्केट में घुमाती है, या प्राइवेट कंजप्शन हम लोग खर्चा करते हैं, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खर्चा करते हैं, तो इससे डिमांड और बढ़ेगी। और इसका रीजन क्या होगा कि आपकी जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि डिमांड के हिसाब से सप्लाई करो। सप्लाई जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक दिक्कत आती रहेगी। कीन्स ने एक थ्योरी और इसके ऊपर बताई थी, जैसे बॉल होता है ना, बॉल अगर एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए और बॉल को फेंका जाए तो ऊपर छत आ जाती है, इससे ऊपर वो जाएगा नहीं, इससे ऊपर वो जाएगा नहीं बॉल, और नीचे जो फर्श होता है, फ्लोर होता है, उससे नीचे बॉल नहीं जाएगी। तो यही चीजें बताई जा रही है कि अगर आपकी इनकम जो है, टोटल इनकम की जो है, इसमें लिमिट, सॉरी ये कीन्स की थ्योरी नहीं, हिक्स की थ्योरी है। चलिए मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी ये थ्योरी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसके आगे आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब ये आगे थ्योरी आएगी तो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि थ्योरी में है क्या। बस आप इतना समझो कि कीन्स की थ्योरी जो है वो ये बोलती है कि डिमांड की वजह से दिक्कत है तो डिमांड को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड की कमी की वजह से जो हो रहा है वो यहाँ पे सिचुएशन आ रही है। डिमांड की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। अगर डिमांड हम सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसका कहना सिर्फ ये था। इसी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि आप जो है ना एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रहे हो लेकिन आप अपना आउटपुट नहीं बढ़ा रहे हो। ये ही सिचुएशन जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, बस और कुछ नहीं है। वो आगे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है बॉल वाला, ये आगे की थ्योरी में आपको समझ में आएगा। स्ट्रक्चरल थ्योरी, अब ये थ्योरी बोलती है दैट द मेन रीजन फॉर इन्फ्लेशन इज द इनइलास्टिसिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। This theory is mainly used to explain the nature and the basis of inflation in developing countries which are affected by the inelasticity of the following reasons.
production level and the capacity, capital formulation, institutional framework, high in elasticity in the agriculture sector and inelastic of the labor force and employment structure. देखो स्ट्रक्चरल थ्योरी बोलती है कि इन्फ्लेशन का सबसे मेन कारण है कमी। क्या कार्य है, क्या कमी है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब हमारे स्ट्रक्चर में ही कमी है, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर की कमी के वजह से ही यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है। सपोज करिए कि अगर कोई सामान हमें किसी रेगुलर रूरल एरियाज में पहुंचाना है, लेकिन वहां के रोड सही नहीं है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है, तो वो सामान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उन लोगों को सामान मिलेगा नहीं और महंगाई बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा ढंग से। यानी हमारे स्ट्रक्चर, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर ही कमी के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर ये बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आप, मैंने यहाँ पे आपको बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, लेबर फोर्सेस वगैरह में कमी है, नहीं हो पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर खराब है आप लोगों का, प्रोडक्शन लेवल उस हिसाब से नहीं बन रहा है जितनी आपकी कैपेसिटी है, यानी आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी कमियां हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन है। यहाँ पर ना प्राइस है, ना डिमांड है, ना कुछ है। ठीक है, फिर आता है बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल रिफर्स टू पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बिजनेस साइकिल वही होती है जहाँ पे आपका हाई पॉइंट होता है, लो पॉइंट होता है, यानी आपकी पूरी साइकिल, जैसे हमारी साइकिल होती है, हम पैदा होते हैं, हमारी डेथ होती है, फिर हम जन्म लेते हैं, दूसरे फॉर्म में जन्म होता है, फिर ये साइकिल है जिसमें आप सबसे पहले आता है आपका पीक है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, ट्रो है, रिकवरी है, बूम है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये साइकिल के स्टेप्स हैं। ये तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, रिसेशन जब हो जाता है, जब आप बिल्कुल एकदम मंदी के टाइम पे आ जाते हो, एकदम मंदी हो जाती है मार्केट के अंदर। डिप्रेशन तो बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया, मार्केट के अंदर से बाहर निकलने की नौबत है। ट्रो ये वाला सिचुएशन है कि अब इसके बाद आप रिकवर करोगे, रिकवर करते हो, अच्छा होता है, रिकवर के बाद एकदम से बूम हो जाता है, अच्छी चीजें हो रही हैं, बूम के बाद एकदम पीक पे पहुंच जाते हो। पीक पे पहुंचने का मतलब अब आपकी तैयारी है गिरने की, यानी इससे ऊंचाई पे पहुंच चुके हो, अब नीचे उतरने की देरी है। दैट इज योर स्टेज, इसको बस आपको स्टेप वाइज लर्न करना है। अब नेचर ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के दो नेचर है, साइक्लिकल और जनरल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बस इतना याद रखना, ट्रो जो है ना, ट्रो, ट्रो के बाद रिकवरी होती है, पीक के बाद रिसेशन होता है, ये आपको इस तरीके से लर्न करना है। इसके ना थ्योरी मिस हो गई है, सिर्फ टाइप टाइप है। अगर आपसे क्वेश्चन में तो दो ही इसके नेचर्स हैं, बट इसकी थ्योरी एक एक लाइन में मैं आपको वैसे ही डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखो ये जो मैंने आपको साइकिल दिखाई थी, वो साइक्लिकल नेचर ही है। साइक्लिकल नेचर का मतलब जैसे कैसे पीक आता है, कैसे ट्रो आता है, कैसे रिसेशन आता है, जो आपको बताया था वही है। और जनरल नेचर की बात करें तो जनरल नेचर सिंपल सा यही बोलता है कि ये सारे सेक्टर्स के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला सिर्फ एग्रीकल्चर में हो रहा है तो एग्रीकल्चर में होगा, नहीं भैया, अगर कोई चीज सच में बढ़ोतरी, बूम सेशन आ रहा है तो सबके इंडस्ट्रीज में बूम आएगा, वो चीज है जनरल नेचर। अगर रिसेशन आ रहा है तो पूरी इकोनॉमी में मंदी आएगी,
ये चीज है जनरल नेचर। और साइक्लिकल मैंने आपको बताया कि कैसे पीक, बूम, ट्रो, ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें मैंने थ्योरी ऐड करी नहीं है। और ये तो हमारी साइकिल की तरह थी, कब बूम आता है कब रिसेशन आता है, लेकिन जनरल पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में सबसे पहला आता है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन मींस दैट प्राइस इंक्रीजेस इन फ्री मार्केट विदाउट कंट्रोल। यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, खुले आम बढ़ रहा होता है यहाँ पे प्राइस, लेकिन ये जो प्राइस बढ़ रहा होता है ना, ये डिमांड और सप्लाई की वजह से बढ़ता है, ना कि किसी के कंट्रोल से, गवर्नमेंट की कंट्रोल या किसी और के कंट्रोल से नहीं बढ़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपके दूध के प्राइसेस हर साल 5% बढ़ रहे हैं, तो ये डिमांड और सप्लाई की वजह से बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपन इन्फ्लेशन। फिर आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी ये डेंजरस सिचुएशन है। अगर मैं आपसे बोलूं एक साल के अंदर अंदर कार के डबल प्राइस बढ़ गए, अगर मैं आपसे बोलूं एक साल के अंदर अंदर कार के डबल प्राइसेस बढ़ गए, एक साल के अंदर 2 बार बढ़ गए, वो भी हाई रेट से, हाई रेट का मतलब 20% से सीधे 90% बढ़ गए, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। फिर आता है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई। यानी अगर मैं बात करूं हर सिंगल डे, अगर मैं आपसे बोलूं भाई प्राइस डबल हो गए, आज एक दिन में प्राइस डबल हो गए, है ना, एक दिन में ही प्राइस डबल हो गए, समझ रहे हो ना, एक दिन का बोल रही हूँ यहाँ पे, या मंथली 50% बढ़ गया, ये हाइपर इन्फ्लेशन होता है। फिर आता है सप्रेस इन्फ्लेशन। सप्रेस इन्फ्लेशन ये होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, प्राइस तो बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आके अपना कंट्रोल करना शुरू कर देती है। क्या करती है, कंट्रोल करना शुरू कर देती है, गवर्नमेंट आ जाती है बीच में इंटरवीन करने। फिर आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखो क्रीपिंग इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होता है जब प्राइस तो बढ़ता है लेकिन बहुत स्लो बढ़ता है। जैसे कि मूवी टिकट आपकी 180 की थी तो 220 की पड़ गई, है ना, ज्यादा प्राइस नहीं होता, 1 से 3% तक बढ़ता है, ज्यादा नहीं बढ़ता क्रीपिंग इन्फ्लेशन में। डिमांड पुल तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जहां पर आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए सप्लाई से भी कम। और कॉस्ट पुल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे आपकी वेजेस, रॉ मटेरियल, ये सबसे ज्यादा इनकी कॉस्ट ज्यादा आने लगी। फिर आता है स्टैगफ्लेमेशन। स्टैगफ्लेमेशन में दो कंडीशंस होती हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है महंगाई भी बढ़ जाएगी और बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। जब दोनों चीजें बढ़ जाए तो आपका इन्फ्लेशन आ जाता है, एक ऐसा रिसेशन जहां पर बोथ प्राइसेस भी बढ़ते हैं आपके और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, दोनों साथ में बढ़ते हैं, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और प्राइसेस भी बढ़ते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। फिर आती है आपके हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल। हिक्स थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल वाज प्रपोज्ड बाय जे आर हिक्स, अपने नाम पर इसने थ्योरी दी थी। एंड द बिजनेस साइकिल्स हैव हिस्टोरिकली अकर्ड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल लिंक्ड विद ग्रोथ इंडस्ट्रीज। तो इसने क्या बोला था, सबसे पहले इसकी बात पे आते हैं। देखो हिक्स थ्योरी ने क्या बोला था, यहाँ पर हिक्स थ्योरी ने बॉल वाला एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर मैं आपको कमरे में बंद कर दूं और आपको एक बॉल दे दूं और मैं आपसे बोलूं बॉल उछाल दीजिए, बॉल को उछालिए, तो आप बॉल उछालोगे तो ऊपर से टकरा जाएगी आपकी छत पे से, टकरा के नीचे आ जाएगी, यानी एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते ना, एक लिमिट से ज्यादा आपकी बॉल ऊपर नहीं जा सकती, और नीचे फ्लोर आ जाता है तो नीचे, और से नीचे नहीं जाएगी, तो ना नीचे जा सकती है ना ऊपर जा सकती है। तो वही चीज यहाँ पर ये बोली गई है कि हिक्स अज्यूम अ प्रोग्रेसिव इकोनॉमी इन विच ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट। यानी यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि देखो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से, ऑटोनॉमस का मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि देखिए आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा, उतना इन्वेस्टमेंट तो होता ही होता है। तो वही ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है कि अगर 40 करोड़ करना है तो करना ही करना है, चाहे देश की इनकम बढ़े चाहे ना बढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है, यहाँ पर ना मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर का जो खेल है वहां पर खेला गया है। मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर क्या है, देखो मल्टीप्लायर का ये मतलब ये होता है कि अगर सपोज करिए 1 रुपए से जनरेट किया, 1 रुपए से वो रुपए बाजार में घूम घूम के 100 रुपए हो जाता है, उसे बोलते हैं मल्टीप्लायर, आपकी पैसे की वैल्यू दुगना तिगना हो जाना। पैसे की दुगना कैसे हो जाना, अगर सपोज करिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेबर है, आपको 100 रुपए मिले, 100 रुपए मिले, 100 रुपए जाकर आपने फिर से खर्च कर दिए, और वो आपने जो खर्च किया वो किसी और की इनकम बढ़ जाएगी, भाई वो किसी, आपका खर्च किसी और की इनकम होती है, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, घूम फिर के आपका मल्टीप्लाई हो जाता है आपका पैसा। तो आपका पैसा जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे वैसे एक्सेलेटर बढ़ता है। एक्सेलेटर का मतलब ये होता है कि आप जो है, आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, उनको स्पीड मिल जाती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज बोली है कि इकोनॉमी जो है वो
ज्यादा खींच नहीं सकता आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को। भाई मैंने जैसे आपको बॉल का एग्जांपल दिया ना, छत से ऊपर आप नहीं जा सकते बॉल आपकी, यानी इससे ज्यादा आप अपने लेवल ऑफ आउटपुट को और एम्प्लॉयमेंट को नहीं बढ़ा सकते, इसीलिए इसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि एजम्पशन मान के चला हुआ है कि यहाँ पर पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है प्रोडक्शन कैपेसिटी का। और अगर इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में जाती है, इकोनॉमी अगर मंदी में जाती है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू एक्सेलेरेटर से ज्यादा होती है। ये चीज यहाँ पर इसके एजम्पशंस बोले गए हैं। ठीक है, लेकिन बाकी थ्योरी यहीं पर बोली गई है इसकी आपकी। इसको जूम कर देते हैं, नहीं तो आपको शायद दिखेगा भी नहीं। अब डायग्राम ऊपर चला गया है, कैसे आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे। चलो आप ये वाली लाइन देखो, ये ए वाली लाइन है, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी इतना तो आपको खर्च करना ही करना पड़ेगा। चाहे आपके, अगर आपके रुपए में मैं आपसे बोलूं कि आपके पैसे, आपके में एक रुपए भी नहीं आपके जेब में, तो क्या आप खाना नहीं खाओगे भाई? चाहे उधार लेके खाओ, खर्चा तो आपका होगा ही होगा। ठीक है ना, तो ये ए वाली लाइन ऑटोनॉमस है। और एल का मतलब यहाँ पे लोअर है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये ऊपर नीचे है। और ये ई वाला इक्विलिब्रियम है, और ये एफ वाला फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और उसी की थ्योरी पे मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। नहीं तो डायग्राम कैसे समझोगे फिर आप लोग बताओ। अब ये हो भी नहीं सकता ना यहाँ पे कुछ भी, नहीं तो मैं अभी आपको चार्ट एक साथ ला के दिखा देती। एक मिनट रुको, तो कोई सिचुएशन है नहीं यहाँ पे। इसमें चार्ट नहीं आ सकता कोई, इसमें वो ही नहीं है। साथ में होते तो आप लोगों को समझ में आसानी मिलती है यहाँ पे। अब आप लोग वहां पे चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, चार्ट यहाँ पे शिफ्ट नहीं होने वाला। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो रहा। देखिए इसमें सिंपल सा समझना, हिक्स थ्योरी ये बोलती है कि देखो, अगर आपकी मंदी, देखो बिजनेस साइकिल से रिलेटेड है, मंदी आना और बूस्ट होना, बूम होना। तो वो ये इतना बोलती है कि देखो एक लाइन ऐसी हो जाती है जहां पर आप एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन कर सकते हो बूम, और एक लिमिट तक ही रिसेशन आ सकता है। समझ आ रहे हो? एक नीचे तक, जैसे मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल दिया था ना, कि एक बॉल है, एक छत तक ही जा सकती है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन आपको नहीं करना है, बूम इससे ज्यादा बूम नहीं होगा। ठीक है, और नीचे जो फ्लोर आ जाता है, इससे ज्यादा रिसेशन मंदी नहीं आएगी।
वो बॉल वाला एग्जाम्पल ही समझो। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि अगर आपके पास ये एल जो है वो लोअर लिमिट ऑफ ट्रेड साइकिल बताई है कि यहाँ पर जो है डिप्रेशन वगैरह होता है, तो जब डिप्रेशन आता है तो इनकम और इन्वेस्टमेंट दोनों ही गिरती है इस लाइन तक। और ई जो मैंने आपको बताया था वो लॉन्ग टर्म इक्विबिलियम पाथ था जहां पर कांस्टेंट रेट पे ऑटोनॉमस ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये आपका इक्विबिलियम पॉइंट है। और जो एफ बताया था सबसे ऊपर वाली लाइन है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी अब यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सबको रोजगारी मिली हुई है, प्रोडक्शन सही चल रहा है, तो मैक्सिमम आउटपुट है, इससे ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इस साइकिल में दो चीजें बताई गई थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेड बताया था। अपवर्ड ऑफ ट्रेड साइकिल का मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप खर्चा करोगे, खर्चा करोगे तो मल्टीप्लायर एक्सीलेटर बढ़ेगा। मल्टीप्लायर मैंने बोला ना, आपका जो पैसा है वो कहीं और तक जाएगा, वहां से किसी और के पास जाएगा, और फिर उससे क्या होता है, एक्सीलेटर बढ़ता है। एक्सीलेटर का मतलब बिजनेस जो है उनको पता है लोग खर्च कर रहे हैं तो उनको और सामान बनाना पड़ेगा, सामान बनाना पड़ेगा तो और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब एक्सीलेटर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज होती है कि आपका यहाँ पर ये इनकम बढ़ता है, तो इनकम की वजह से क्या होता है, आपका कंजप्शन बढ़ता है, कंजप्शन बढ़ेगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो एक्सीलेटर बढ़ता है। बस इसका खेल यही तक है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं, एक लिमिट तक ही हो सकता है ना, ये ऊपर भी नहीं जाएगा, ये एक ऊपर तक ही हो सकता है, क्योंकि इनकम यहाँ पर बोल दिया गया है अपर लिमिट तक, कि भाई आपका बूम यहाँ तक हो चुका है, छत तक, सीलिंग तक, अब इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। समझ में आ गया, इसके ऊपर आप नहीं जाओगे अब। फिर आता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड की मतलब नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कब आता है, जब मंदी आ जाती है, जब आपका एक्सीलेटर भी डाउन हो जाता है, लोग प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे, मशीन ही नहीं खरीद रहे हैं, है ना, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन उससे नीचे तक से आप नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा ना थोड़ा बहुत तो खर्चा तब भी इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही, चाहे कितना भी रिसेशन हो जाए। ये मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा ही होगा, चाहे कितना भी रिसेशन चली जाए। देखो यहाँ पे बस लिमिट सेट करी गई है और कुछ भी नहीं है, आप लोग कंफ्यूज मत हो। हिग्स थ्योरी में सिर्फ लिमिट सेट करी गई है कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं, इससे ज्यादा मंदी आएगी नहीं, यानी आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करोगे, इससे ज्यादा फ्लोर तक, छत तक आपकी बॉल ऊपर जाएगी नहीं उससे, और नीचे फ्लोर से नीचे, उसके नीचे नहीं जाएगी, यानी आपको इस लिमिट के अंदर ही सब कुछ करना है। लेकिन सैमुअल्सन थ्योरी क्या बोलता था, सैमुअल्सन थ्योरी ये बोलता था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस इन द इकोनॉमी। With the autonomous investment, income of the people rises and there is an increase in the demand of good and it directly affect the marginal propensity to consume. सैमुअल्सन थ्योरी बोलती थी भाई आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लोग खर्चा करेंगे, जिससे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा, यानी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम का मतलब आप अपनी सैलरी इनकम में से कितना परसेंट बाहर खर्च करते हो। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पर बोली गई है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या बोला, सैमुअल्सन ने ये बोला कि कमरा है ही नहीं। सैमुअल्सन ने बोला कोई लिमिट नहीं है, मंदी जब जितना चाहे आप बढ़ा सकते हो, जितना चाहे घटा सकते हो, ये सैमुअल्सन ने बोला। देखा आपने, सुना कि सैमुअल्सन ने कितनी उल्टी चीज बोली है ये वाली। सैमुअल्सन ने क्या बोला था कि आप जब मल्टीप्लायर और एक्सीलेटर को जब आप साथ मिलकर आपस में काम करते हैं, तो ये साइकिल अगर एक बार चल जाएगी तो ये तेजी या मंदी बिना रुके बढ़ती जाती है। इसमें लिमिट नहीं है, इसमें बाउंड्री नहीं है, छत नहीं है ना नीचे फ्लोर है। इसमें आपकी मंदी जो भी रिसेशन है और आपका जो भी तेजी है वो आपकी बिना रुके आगे तक बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, बॉल, अगर मैं आपसे बाहर जाऊं ग्राउंड में, या और मैं आपसे बोलूं जितना हो सके इस बॉल को उछालो, तो वो जितना ऊपर तक जा सकती है ना, आसमान है खुला हुआ, जितना ऊपर तक जा सकती है, और नीचे गिरेगी तो कहीं धस भी सकती है, भाई नीचे कच्ची जमीन हो तो वो कहीं और डीप डाउन तक भी जा सकती है। तो वो चीज इसने यहाँ पर बोली हुई है। भाई जैसे अपनी आपकी इकोनॉमी है वो आसमान भी छू सकती है और गड्ढे में भी जा सकती है, जीरो भी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है। तो वो चीज यहाँ पर सैमुअल्सन ने बोली थी, बाकी कुछ भी नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस याद रखो बस। ठीक है, उसने सिर्फ ये बोला था, देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, सैमुअल्सन ने वो आपसे ये बोला था उनका मॉडल कि मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के चक्कर में साइकिल कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी नीचे जा सकती है, बिजनेस की साइकिल, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन हिक्स बोलता है कि नहीं नहीं, साइकिल हमेशा छत और जमीन के बीच में ही बाउंस करती रहनी चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे, बस इन्होंने और कुछ नहीं बोला था, और आपको कुछ भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। तो चलिए, ये आज आपका पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है इन्फ्लेशन का। उसके बाद फिर अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल लॉज, आई थिंक, हाँ इंडस्ट्रियल लॉज। तो चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।